Let's start with the chapter that we are continuing in the last class. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में, बताओ? कंबशन एंड फ्लेम। और हमने कंबशन तो पूरा डिस्कस कर लिया था और फ्लेम का कुछ पार्ट हमारा रह गया था, है ना? बताओ व्हाट इज कंबशन। होमवर्क किया है तो आना चाहिए। कंबशन क्या होता है बताओ? Is the presence of combustion. Hello. हाँ बेटा बोलो। बोल दी डेफिनेशन। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई आपकी, जोर से बोलो ना। ऑक्सीजन ठीक है आपका चलो, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि आपका शायद माइक प्रॉपर नहीं है। हमेशा आपके माइक में कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो कोई बात नहीं, आप अपने माइक को थोड़ा करेक्ट कर लो, जैसा भी है वो। मेरी आवाज़ तो आपको प्रॉपरली आ रही होगी, है ना? हाँ, आपके माइक में बेटा थोड़ा वो वायर जो आपने कनेक्ट किया है ना ईयरफोन का, उसको बार बार हिलाओ मत, क्योंकि उसकी वजह से भी कई बार इशू आता है माइक में। तो उसको ध्यान रखो, बार बार उस वायर को हिलाओ मत, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। चलो, तो हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, है ना? लास्ट क्लास में हम यहाँ पे पहुँच गए थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए। What is the characteristic of a good fuel? एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं, आपको कौन सा फ्यूल पसंद आएगा? ऐसा फ्यूल पसंद आएगा जो आपको ज़्यादा पावर देगा, या फिर ऐसा फ्यूल पसंद आएगा जो आपको कम पावर देगा? यस। सो हमें ऐसा फ्यूल पसंद आएगा जो हमें ज़्यादा पावर देगा। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक फ्यूल का क्या है? First characteristic of a good fuel is it should have more calorific value. It should have high calorific value, I can say. Second is it should be cheap, सस्ता होना चाहिए। इट शुड बर्न एट द कांस्टेंट रेट, ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं बर्न होना चाहिए, ज़्यादा आराम से भी नहीं बर्न होना चाहिए, है ना? अगर ज़्यादा तेज़ी से आपका फ्यूल बर्न होगा तो एकदम से एक्सप्लोजन भी हो सकता है ना? सो इट शुड बर्न एट अ कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट पे उसको बर्न होना चाहिए। आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर आपको मैंने बताया था। इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का कैसा होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो so that fuel can burn easily. So that fuel can burn easily. बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर से भी नीचे चला जाए, है ना? इतना भी इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर से भी नीचे चला जाए, जिससे आपका फ्यूल पहले ही बर्न हो जाए।
तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल। अब हैंडलिंग, फ्यूल का हैंडल करना सबसे बड़ा टास्क होता है। बड़े बड़े जो आप पेट्रोल पंप्स देखते हो वहाँ पे फ्यूल को कैसे हैंडल किया जाता है, वहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हैंडलिंग में। फ्यूल को जब हम हैंडल करते हैं तो बहुत सेफली हमें हैंडल करना पड़ता है ना। तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसको हम इजीली हैंडल कर सके। ऐसा नहीं कि हो कि हम फ्यूल लेके जा रहे हैं और उसमें हमारा ही लॉस हो जाए। इट शुड बी इजी टू हैंडल, safe to handle, store and transport. It should be safe to handle, store and transport. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ गुड फ्यूल के। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द फ्यूल शुड नॉट प्रोड्यूस सूट। द फ्यूल शुड नॉट प्रोड्यूस सूट। सूट क्या होता है? ब्लैक कार्बन जैसा एक मटेरियल होता है, उसको हम सूट बोलते हैं। जब भी फ्यूल को बर्न करते हैं, पेट्रोल या डीजल को, तो एक ब्लैक कार्बन जैसा मटेरियल निकलता है उसमें से, उसको हम सूट बोलते हैं। तो सूट नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। सूट का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन आपका हो रहा है, आपका जो फ्यूल है वो प्रॉपरली कंबशन उसका नहीं हो रहा है। तो सूट जहाँ भी प्रोड्यूस हो जाता है कोई भी इंजन में से, तो विच शोज दैट देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, फ्यूल इज नॉट प्रॉपरली बर्निंग। और जब फ्यूल आपका प्रॉपरली बर्न नहीं होगा तो वो प्रॉपर आउटपुट अपना नहीं दे पाएगा। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। अब फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कोल को बर्न करते, वुड को बर्न करते, पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, तो उनमें से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं which are unfit for our respiratory system and which causes many diseases like asthma. So moreover, wood is produced from the trees, excessive cutting of which leads to deforestation and various environmental hazards. ठीक है, सो फ्यूल की बर्निंग की वजह से बहुत सारे ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना फ्यूल का, जैसे कि पेट्रोल और कैरोसिन और डीजल, तो उसमें बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी निकलते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे फ्यूल का कंबशन बहुत ही प्रॉपरली हो, है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से उसमें से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, है ना। और कंप्लीट कंबशन जब फ्यूल का होता है, जब भी फ्यूल का आपका कंप्लीट कंबशन होगा, तो कंप्लीट कंबशन में से हमेशा क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, वाटर वेपर्स निकलेगा और हीट एनर्जी निकलेगी। जब भी आपका फ्यूल कंप्लीटली कंबशन होगा, उसका कंप्लीट कंबशन जब फ्यूल का होगा, तो उसमें से क्या निकलेगा? CO2 प्लस वाटर वेपर प्लस हीट। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका निकल रहा है कंबशन होने के बाद, मतलब आपका कंबशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब CO2 जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। CO2 को तो हम नहीं रोक सकते ना, CO2 तो कंप्लीट कंबशन में भी निकलता ही है। तो CO2 की वजह से क्या हो रहा है आजकल? ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है आपका टेम्परेचर में इंक्रीज बहुत हो रहा है। एवरेज टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इस टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स।
जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, पोलर आइस होते हैं माउंटेन्स पे टॉप पे, वो सब मेल्ट हो जाते हैं, है ना। उनके मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस, इनकी वजह से जो समुद्र का लेवल है, सी लेवल, वो राइज हो जा रहा है, विच रिजल्ट्स इन द राइज इन द लेवल ऑफ सी। एंड दिस कॉजेज फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है। दिस कॉजेज फ्लड्स इन कोस्टल एरिया। ठीक है, तो फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल हैव सल्फर एंड इम्प्योरिटी विच अपॉन कंबशन फॉर्म सल्फर ऑक्साइड, वेरी पॉइजनस एंड कोरोसिव गैस। अब कोल और डीजल की अगर मैं बात करूं, तो कोल और डीजल में क्या होता है, सल्फर होता है। अगर मैं कोल की फ्यूल की बात करूं और डीजल की बात करूं, तो इनमें क्या होता है, सल्फर होता है, और सल्फर जब बर्न होता है तब वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे लिए बहुत पॉइजनस होती है, इट इज पॉइजनस फॉर अस। ठीक है, सो हमारे लिए ऐसी गैसेस बहुत हार्मफुल होती है, बहुत पॉइजनस होती है। और पेट्रोल इंजन्स भी जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है पेट्रोल का, तो वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है एंड कार्बन निकलता है। जब हम पेट्रोल का इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो उसमें से भी बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे आपका CO2 हो गया, सॉरी कार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गई। These all are harmful for human bodies. So ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये ख़राब कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे अस्थमा और ये सब, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और फ्यूल को बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए। अभी हमने देखा होगा वी यूज़ compressed natural gas CNG. So CNG is proved to be a better fuel than any of the solid or liquid fuels. CNG हमने देखा होगा, आजकल हम गाड़ियों में CNG करवा लेते हैं ना, तो हम CNG इसलिए करवाते हैं क्योंकि CNG इन सब के कंपैरिजन में अच्छा फ्यूल है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो जब हम गाड़ी में CNG करवा लेते हैं तो CNG पेट्रोल के कंपैरिजन में जो पॉल्यूटेंट्स है वो कम लीव करता है ना, ज़्यादा रेसिड्यू और पॉल्यूटेंट्स लीव नहीं करता है, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है और इग्निशन टेम्परेचर भी लो है ना। तो CNG में लेस पॉल्यूटेंट्स, पहला एडवांटेज क्या है हमको CNG का, लेस पॉल्यूटेंट्स, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, high calorific value and low ignition temperature. Low ignition temperature. ठीक है, so next we are going to discuss the principles of extinguishing fire. What are the principles to extinguish the fire? Principles of extinguishing the fire. फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए 3 कंडीशन चाहिए हमको, एक तो फ्यूल चाहिए, एक सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। दिस आर द 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल।
और फायर को बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो फायर को बुझाने के लिए हमें इसका उल्टा करना है। सबसे पहले हमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को ख़त्म करना है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करना है, और उसके बाद टेम्परेचर को डाउन लेके आना है। ठीक है, जो जो हम कंबशन के लिए करते थे उसका हमें सब उल्टा करना है। कंबशन के लिए हम क्या करते थे, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते थे, कंबस्टिबल फ्यूल यूज़ करते थे। तो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें क्या करना है, उस फ्यूल को ख़त्म करना है, तभी हम आग को बुझा पाएंगे ना। सेकंड, हम क्या करते थे, अगर हमें अच्छा कंबशन करना है तो हम सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, देयर शुड बी अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका कंबशन बहुत अच्छे से होता था। तो अगर हमें फायर को बुझाना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे। पहले तो फ्यूल को ख़त्म करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट ऑफ करेंगे, और तीसरी कंडीशन क्या होती थी अच्छे फ्यूल की, कि हम उसका इग्निशन टेम्परेचर चेक करते थे, है ना। सो इग्निशन टेम्परेचर पे अगर हम ले ही नहीं जाएंगे तो वो फ्यूल बर्न ही नहीं होगा। सो टेम्परेचर हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। सो जितनी कंडीशंस तीनों थी अच्छे फ्यूल को बर्न करने के लिए, उसका रिवर्स प्रोसेस अगर हम करेंगे तो हम किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर्स। गेटिंग इट, भैया समझ आया। यस। सो फायर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, फायर में भी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस। सो देखते हैं ना, हम पानी डालते हैं, जो फायर ब्रिगेड मंगाते हैं वो पानी लेके आते हैं, या तो अगर इलेक्ट्रिकल कोई अप्लायंस है और वहाँ पे कहीं आग लग जाती तो हम मिट्टी डाल देते हैं, वहाँ पे सैंड डाल देते हैं, है ना। क्या होता है, सैंड से क्या होता है ना, सैंड भी क्या करता है, फायर के ऑक्सीजन के उसको कट ऑफ कर देता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को, है ना। पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे होते हैं तो वहाँ पे अगर हम पानी डालेंगे तो हमें करंट लग जाएगा ना, इसलिए हम वहाँ पे सैंड डालते हैं। जब भी आपका कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं इलेक्ट्रिक वायर जल जाती है और वहाँ पे उसकी वजह से अगर फायर वहाँ पे होती है तो हम सैंड से उसको बुझाते हैं, हम वहाँ पे पानी नहीं डालते। ठीक है, चलो, तो ये तो वेरियस प्रिंसिपल्स हो गए। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड। आपने देखा होगा जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर्स इवन स्कूल्स में भी लगे होते हैं। स्कूल में आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, बिल्डिंग्स में भी लगे होते हैं, सोसाइटीज में भी लगे होते हैं, है ना। सो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पहला, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हम वाटर यूज कर सकते हैं, है ना, पानी से हम आग को बुझा सकते हैं। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का देखो आपको बॉटल दिखाया हुआ है, रेड कलर का बॉटल होता है, उसमें CO2 होता है, लिक्विड CO2, है ना। सो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं, फॉर द फायर्स कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द कंबशन सब्सटेंस लाइक अ ब्लैंकेट। तो जैसे हम कभी आग लग जाती है किसी आदमी को, तो हमने देखा होगा मूवीज में हम उस पर ब्लैंकेट लगा देते हैं ना। जैसे ही ब्लैंकेट लगाते हैं तो उसकी आग बुझ जाती है। तो ब्लैंकेट क्या करता है, ब्लैंकेट सबसे पहले ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देता है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, तो ऑक्सीजन को जैसे ही हम कट ऑफ करेंगे तो वैसे ही आग सबसे पहले बुझ जाएगी। आपने मूवीज़ में देखा होगा जब कब किसी पर्सन को मान लो आग लगा के जला देते हैं तो उसको फिर बचाने के लिए हम ब्लैंकेट से उसको उड़ा देते हैं और उसको ज़मीन पे रोल डाउन करवा देते हैं ना, जिससे उसकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो ब्लैंकेट लगाने का यही मतलब होता है कि ब्लैंकेट सबसे पहले क्या करता है, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है। और ऑक्सीजन जो कंबशन को सपोर्ट करता है, अगर हमने उसको एक बार कट ऑफ कर दिया तो हमारी फायर तो एक्सटिंग्विश हो ही जाएगी। ठीक है, सो एज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, फायर इज कंट्रोल। सिमिलरली आपका जो CO2 एक्सटिंग्विशर्स होके जो बॉटल्स रेड कलर की लगी होती है वो भी ऐसे ही करते हैं। जैसे ही हम उसमें से CO2 को स्प्रे करते हैं तो वो क्या करते हैं, CO2 ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन द लिक्विड फॉर्म एट हाई प्रेशर सिलेंडर्स। When released at the site of fire, it comes in a vapor form and expands enormously in the volume and cools down
देयरफॉर इट नॉट ओनली कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई बट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर। तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ही खाली कट ऑफ नहीं करता, वो टेम्परेचर को भी कम कर देता है। ठीक है, सो ये दो फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए। पहला तो आपका वाटर हो गया और दूसरा आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवर हो गया। Yes. हाँ, अब मेरे को नए चैप्टर भी भेज दो, हम आज ही उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ये भैया अभी सेंड कर दो, वी विल स्टार्ट, अभी चालू कर देंगे हम वो चैप्टर भी, है ना। और आज आपको होमवर्क याद रखना है। पहला होमवर्क तो आपका ये कि आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, उसका कल हम टेस्ट कर लेंगे। और दूसरा होमवर्क ये है कि आज आपको कंबशन एंड फ्लेम के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सबके आंसर्स भी लिखने हैं। पहला होमवर्क क्या है आपका, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हमने पढ़ लिए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन 2 के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, उसका कल टेस्ट होगा। तीसरा होमवर्क आपका ये है कि आप कंबशन एंड फ्लेम के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन पीछे दिए हुए बुक के, वो सारे मुझे लिख के सबमिट करोगे। तो ये आपको होमवर्क आज की डेट में कंप्लीट करना है और कल तक सबमिट हो जाना चाहिए। अभी मुझे नए चैप्टर की पिक सेंड कर दो। चलो, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, Yes. दैट इज सेल, द सेल। अब सेल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जिससे हमारी बॉडी बनी होती है ना। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। बनी होती है। तो हमने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके हैबिटेट्स होते हैं, है ना। हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग अपीयरेंस होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना। और सबके हैबिटेट्स भी अलग अलग होते हैं, है ना। सबकी साइज भी अलग अलग होती है। तो इस तरह से, बट सब में जो कॉमन फीचर क्या होते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन फीचर्स होते हैं, तो कॉमन फीचर्स क्या होते हैं कि सबको खाना चाहिए, खाने के लिए सबको पानी चाहिए, सबको हवा चाहिए, और हम सब ग्रो करते हैं, हम सब रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर द कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसके अलावा कोई भी एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल स्टिमुली है उसको भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इतनी सारी डिसिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी वी ऑल हैव सम सिमिलैरिटीज, सो दैट्स व्हाई दीज ऑल आर द सिमिलैरिटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, Yes. अब सेल की बात करें अगर, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इन अदर वर्ड्स सबसे छोटे से छोटा यूनिट, सबसे छोटे से छोटा यूनिट जिसको हम रिपीट करें तो पूरी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी किसने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सो हु डिस्कवर्ड सेल? Oh. सो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक Robert Hooke. रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल किसने डिस्कवर किया? Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने। बेटा देखो, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में
1 मार्क में जो क्वेश्चन आता है ना एमसीक्यू में, उसमें जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक इन 1665। Yes. ठीक है। Yes. सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया कॉर्क सेल को, और जैसे ही उसने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया तो उसने ये देखा कि इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, लिटिल टाइनी कंपोनेंट्स और स्लाइसेस हैं। और वैसा ही उसने हनीकॉम में भी पाया, हनीकॉम स्ट्रक्चर में भी उसने सेम क्राइटेरिया ऑब्जर्व किया। उसने छोटे छोटे बॉक्स देखे और ईच बॉक्स को उसने क्या बोला, सेल बोला। ठीक है। So very little was discovered about the cell in the next after years Hooke's discovery। तो हुक्स डिस्कवरी सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि हुक्स ने जो जो ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या किया, कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व करे और हनीकॉम के स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व किया। सो जब हनीकॉम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया तो एक एक स्ट्रक्चर का जो एक एक बॉक्स था हनीकॉम स्ट्रक्चर में, उसको उसने क्या बोला, सेल बोला। हनीकॉम स्ट्रक्चर में एक एक जो बॉक्स था, वो ईच बॉक्स को उसने एक सेल नाम दिया। ठीक है, हुक ने। सो इस तरह के सेल की डिस्कवरी हुई। सो सेल की डिस्कवरी होने के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करते हैं, when we combine number of cells together, Yes. then it will form a tissue। तो वो क्या बनाते हैं, Tissue. tissue। number of cells combine together to form tissue। a tissue is a group of cells of same size, shape and function। तो इनकी साइज भी सेम होती है, इनका शेप भी सेम होता है और इनका फंक्शन भी सेम होता है। जब हम इस तरह के सेल्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑर्गन। तो ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। अब सपोज करो ये मैंने एक टिश्यू बनाया, फिर मैंने सपोज करो दूसरे टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन किए, सपोज करो मैंने इस टाइप के सेल्स कंबाइन किए, फिर मैंने दूसरा टिश्यू बनाया, दिस इज टिश्यू 1 एंड दिस इज योर टिश्यू 2। ठीक है। इस तरह से जब मैं नंबर ऑफ टिश्यूज को कंबाइन करूंगा, अब मैं टिश्यू 1 और टिश्यू 2 को अगर कंबाइन करूंगा तब वो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। जैसे मैंने टिश्यू 1 इस तरह से बनाया था, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। तो ये आपका टिश्यू 1 बन गया। फिर मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कंबाइन करा दिया, इस तरह के सेल्स के साथ कंबाइन करा, मतलब टिश्यू 2 के साथ जब मैंने इसको कंबाइन कराया तो ये आपका टिश्यू 2 बन गया। दीज आर और सेल, दिस इज योर टिश्यू 1, दिस इज योर टिश्यू 2, और इस पूरे को हम बोलेंगे ऑर्गन। क्या बोलेंगे, ऑर्गन। समझ आया। It is normally big enough to see that with the naked eyes। Examples of some organs are heart। जैसे ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स हम पढ़ते हैं ना, बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, हार्ट होता है, ब्रेन होता है। These are different organs in our body, है ना। ये हम बचपन में पढ़ते थे ना, फर्स्ट सेकेंड क्लास में, डिफरेंट ऑर्गन्स। Yes. सो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। जैसे हार्ट है तो हार्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे टिश्यूज है, टिश्यूज के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं। तो पहले हमको ये नहीं पढ़ाया जाता था
पहले हमको खाली ऑर्गन पढ़ाया जाता था कि ऑर्गन क्या क्या होते हैं बॉडी के, तो हार्ट, ब्रेन, हमें ये सब पढ़ाया जाता। अब ऑर्गन किससे बने होते हैं, तो ऑर्गन टिश्यू से बने होते हैं। अब टिश्यू किससे बने होते हैं? सब में होते हैं ना? हैं? सेल सब में होते हैं ना, मतलब हर चीज में होता है सेल। हाँ, हर चीज में सेल होते हैं। एवरीथिंग, इन एवरीथिंग यू फाइंड सेल। जैसे प्रोटीन्स के अंदर भी हैं? जैसे हमने कोई बुक ली, उसके अंदर होगा क्या? किसमें? बॉडी, कुछ भी थिंग्स, मतलब भी हो सकता है, कार। नहीं, कार नहीं, हम यहाँ लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं बेटा। तो मतलब एनिमल्स और पेट्स के अंदर होता है। हाँ, एनिमल्स और पेट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होते हैं, सब में होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम ऑर्गन सिस्टम पे। सो अभी हमने ऑर्गन के बारे में बात करी, तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, है ना। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जैसे कंबाइन हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं बोलूं, सपोज करूं आपका टंग हो गया, फूड पाइप हो गई, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सब आपके क्या है, ऑर्गन्स है ना। ये सब क्या है, आपके ऑर्गन्स है। अब ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। So a group of organs combined together. This is organ 1, this is organ 2, this is organ 3, this is organ 4. So number of groups combined together to form your organ system. समझ आया? Yes. Okay. So सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है सेल। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब हम सिमिलर टाइप्स के सेल को कंबाइन करते हैं तो आपका टिश्यू बनता है। Yes. जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन करते हैं तो हमारा ऑर्गन बनता है। Yes. और जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन को कंबाइन करते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। समझ आया? Yes. ठीक है। हाँ. चलो अब हम आगे चलते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हमको समझ आ गया। Organ and organ. अब हम प्लांट्स के बारे में भी थोड़ी बात कर देते हैं। देखो आपके यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, वही मैंने आपको बनाया है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। समझ आए? ये पूरी चेन आपको समझ आनी चाहिए। अब प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, देखो प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स में बर्ड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं। ये सब प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आप सेल्स देख सकते हो। जैसे कि आपने एक वॉल देखी, जैसे कि ये वॉल है, ब्रिक की वॉल है, तो इसमें बहुत सारी ब्रिक्स लगी हुई है ना। ब्रिक की वॉल में बहुत सारी ब्रिक्स लगी होती है, तो ये एक ब्रिक को मैं सेल बोल सकता हूँ। आई कैन से सेल टू वन ब्रिक। एक ब्रिक को मैं क्या बोलूँगा, सेल, क्योंकि ऐसी नंबर ऑफ ब्रिक्स जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा पूरा सिस्टम बन जाएगा ना। सो एक ब्रिक को मैं सेल बोल सकता हूँ। सेल वो चीज होती है
विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम सेल बोलते हैं। भैया ये ऑनियन पील क्या होता है? क्या? ऑनियन पील? ऑनियन पील ना, जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो ना ऑनियन को, ऑनियन की एक पील को, जैसे ऑनियन का एक आपने टुकड़ा लिया और इस टुकड़े को आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। सो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, आपको उसके सेल्स दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं ऑनियन को तो हमें इस तरह के उसके सेल्स दिखाई देते हैं। समझ आया? इस तरह से उसके हमें सेल्स दिखाई देते हैं। ये माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देता है, आंखों से नहीं दिखते हैं। ये ऑनियन की जो पील हम लेते हैं उसको माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इस तरह से उसके सेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है? सो सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स वर्सेस ब्रिक इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ब्रिक्स में एक एक ब्रिक मिलके पूरी वॉल तैयार करती है तो हम एक ब्रिक को सेल बोल देते हैं, है ना? वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक एक सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, एक एक टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, एक एक ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्स। चलो अब हम बात करते हैं, कई ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, कई ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल होते हैं, है ना? जिसमें एक ही सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिंगल सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका यीस्ट,